हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं एक बहुत ही जरूरी सूचना के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज अपन एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे। ओके, और यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश के अंदर आप कोई नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर बोल सकते हैं कि आप कोई नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल जानकारी है। ओके, जिसको अपन अभी डिस्कस करते हैं। ओके ओके, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल अभी एक एमपी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि समूह 5 यानी ग्रुप 5 की वैकेंसी है। अब यहाँ पे ग्रुप 5 इसलिए बोला गया है कि ग्रुप 5 के अंदर बहुत सारी पोस्टें आती है, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर है, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, या फिर इसके समकक्ष और भी बहुत सारे पद है जिनकी वैकेंसी संयुक्त रूप से एक कंबाइंड एग्जाम होगी या फिर कंबाइंड रूप से एक एग्जाम होगी, जिसके अंदर इन सभी पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ये 2024 की एक वैकेंसी है जो भी लेटेस्टली अपडेट आया है। ओके, तो इसके बारे में अपन वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके फॉर्म भरना कब स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। कब? 26 को, इसी 26 नवंबर को स्टार्ट हो चुके हैं और 10 दिसंबर यानी टोटल 15 दिन आप 15 डेज तक इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है। और 10 दिसंबर में भी कब तक? बहुत सारे एग्जाम ऐसे होती है जिनके फॉर्म की जो लास्ट डेट का जो टाइमिंग होता है वो दिन के अंदर 5 बजे तक होता है, 5 PM तक होता है। और बहुत सारी एग्जाम ऐसी होती है जिनके अंदर रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी की अपन बात करें तो इसके अंदर रात्रि 12 बजे तक, कौन सी डेट को? 10 तारीख को या फिर 10 दिसंबर को रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 26 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं, ये पूरे 15 दिन है। हालांकि बहुत कम टाइमिंग मिला है फॉर्म भरने के लिए और इसके एग्जाम की डेट भी आ गई है, अभी अपन बात करेंगे। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद कुछ मिस्टेक हो जाती है। यानी फॉर्म कैसे भरे जाएंगे इसके? फॉर्म एमपी ऑनलाइन पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके। ओके, और ऑनलाइन फॉर्म में यदि आपने फॉर्म भरा और उसमें कुछ मिस्टेक हो गई तो आप उसको संशोधन भी कर सकते हैं, यानी उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। बट जो इसकी एडिट की जो डेट है वो 26 से लेके 15 तक है। अप्रोक्सीमेटली आप बात करें तो फॉर्म भरने की डेट 15 डेज है और फॉर्म को एडिट करने की डेट है वो उससे 5 दिन एक्स्ट्रा, यानी 10 + 5 यानी 15 तक। आप 15 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। ओके, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि फॉर्म कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक भरा जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्टली बात करते हैं फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी। ओके, यहां पे देखिए आपको इस नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा होगा कि परीक्षा शुल्क कितना होगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से जिनके पास आरक्षण नहीं है, यानी जनरल कैंडिडेट जिसको अपन बोल सकते हैं, उनके लिए 500 रुपीज का चार्ज लगेगा। अब वो जनरल कैंडिडेट, मध्य प्रदेश के जनरल कैंडिडेट और जो अदर स्टेट के आ रहे हैं वो भी जनरल में ही काउंट होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यहां पे जो एमपी के जो लोग हैं जिनका मूल निवास एमपी का है, उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। या फिर बात करें कि वही लोग रिजर्वेशन के पात्र होंगे, एमपी के बाहर के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जनरल कैंडिडेट के अंदर काउंट होंगे। और उनको फीस कितनी पे कर रही है? 500 रुपीज ओनली। ओके, नेक्स्टली जिनका रिजर्वेशन है, जो एमपी के हैं और उनके पास रिजर्वेशन है, यानी वो कोई एससी से है, एसटी से है, या फिर वो ओबीसी से है, या फिर बात कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस से है, या फिर कोई दिव्यांगजन है, यानी कोई हैंडीकैप वगैरह है, तो उन कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज की यहाँ पे फीस है। ओके, उनको 250 रुपए की फीस है वो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने फॉर्म वो भरेंगे उतने ही उनके अलग अलग फीस वहां पे करनी है। यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए आपको अलग अलग सेपरेटली फॉर्म भरना है और सेपरेटली फीस है वहां पे करनी है। ओके, नेक्स्टली अपन बात करते हैं इस फीस भरने के साथ ही साथ एमपी ऑनलाइन पे कुछ पोर्टल शुल्क लगता है, तो वो कितना लगेगा। ओके,
तो वहां पे पोर्टल शुल्क लगेगा 60 रुपीज। जब भी आप फॉर्म भरेंगे, जैसे 500 रुपए जिसकी फीस है उसका 560 रुपीज हो जाएगा, जिसकी 250 रुपीज फीस है उसको 310 फीस हो जाएगी उसकी। ओके, नेक्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम की डेट कब है। देखो बहुत ही अच्छी बात है, एग्जाम की डेट इसके अंदर बहुत जल्दी आ गई है। और एग्जाम कब है इसकी, 10/1/2025 को। कब है, 10 तारीख को इसकी एग्जाम है, 10 जनवरी को इसकी एग्जाम है 2025 के अंदर। और जो इसकी एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में कराई जाएगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी या एक इवनिंग शिफ्ट होगी, या फिर इसको बोल सकते हैं कि प्रथम शिफ्ट, द्वितीय शिफ्ट, यानी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। जो फर्स्ट शिफ्ट होगा उसके अंदर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 1 घंटे का ड्यूरेशन है जिसमें आप जा सकते हैं। यानी आप 7 बजे से पहले एंटर होना चाहेंगे तो नहीं हो सकते, 8 बजे के बाद एंटर होना चाहेंगे तो नहीं हो सकते। जो आपका रिपोर्ट करने का समय है वो 7 से लेकर 8 बजे तक है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपको पूछना है। इसके बाद आप एग्जाम में जैसे ही जाएंगे, एग्जाम के अंदर जाने के बाद 8:50 से लेके 9 बजे तक, यानी 8:50 से 9 बजे तक जो 10 मिनट का जो आपका टाइमिंग है वो आपको वहां पे निर्देश पढ़ने के लिए या फिर वहां पे कुछ रूल रेगुलेशन है एग्जाम के, उनको पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। यानी उस 10 मिनट के अंदर आप प्रश्न पत्र के कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश हो सकते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा, 9 बजे से लेके 11 बजे तक, 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं तो वहां पे 1 बजे से 2 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और 2:50 से लेके 3 बजे तक ये 10 मिनट का टाइम आपके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो आप पढ़ सकते हैं। और 3 बजे से लेके 5 बजे तक 2 घंटे की आपकी सेकेंड शिफ्ट रहने वाली है। यानी ऑल ओवर बात करें तो 2 घंटे का पेपर इसके अंदर होने वाला है। अच्छा, इसका जो पेपर है दोस्तों वो ऑफलाइन होगा। ओके, कैसा रहेगा, ऑफलाइन होगा। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे टिप्पणी दी हुई है, इस टिप्पणी के अंदर हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स है, बट मैं आपको वर्बली वैसे ही बिना पढ़े बता दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे अभ्यर्थी होने चाहिए जिनका आधार पंजीयन होना चाहिए, यानी जिसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है दोस्तों वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। तो एक तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप आईडी कार्ड के रूप में वहां पे कोई भी एक आईडी कार्ड ले जा सकते हो, जैसे कि कोई आपका मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी चीज ले जा सकते हो। बट इनके साथ आपको आपका आधार नंबर भी जरूरी होगा। भले ही आपका आधार नंबर हो, आधार कार्ड का कोई प्रिंट आउट हो, बट एक आधार कार्ड की भी आइडेंटिटी वहां पे होनी जरूरी है। इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अदर आईडी कार्ड की कंपैरिजन में आधार कार्ड ही वहां पे लेके जाए, क्योंकि वहां पे आपका बायोमेट्रिक होगा। और वो बायोमेट्रिक कैसे होगा, आधार नंबर के हिसाब से आपका बायोमेट्रिक होने वाला है वहां पे। ओके, यानी वहां पे बहुस्तरीय बायोमेट्रिक होगा, यानी मल्टीपल बायोमेट्रिक्स होगा। पहले आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक हो गया, सेकंड टाइम फिर बायोमेट्रिक होगा। ऐसे मल्टीपल बायोमेट्रिक्स होने के बाद आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की चीजें ना हो, बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं कि पारदर्शिता से एग्जाम कराई जा सके। इसके लिए वहां पे बायोमेट्रिक होता है, यानी वहां पे किसी अदर कैंडिडेट को एग्जाम में ना बैठने दिया जाए। ओके, इसके अलावा नेक्स्टली अपन बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो कि रिपोर्टिंग टाइम के बाद वहां पे पूछते हैं तो उसके बाद उनको एंट्री बिल्कुल नहीं दी जाएगी। नंबर 4, नेक्स्ट अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एग्जाम के ड्यूरेशन में जो आपका 2 घंटे का टाइमिंग हुआ इसके अंदर आप पेपर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ओके, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है, वॉशरूम वगैरह आप सब चीजें करके बैठिए एग्जाम के अंदर, उसके बीच के ड्यूरेशन के अंदर आपको कहीं पे भी जाने की परमिशन है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको पहले बताया कि एग्जाम कैसी है, ये ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, और ऑफलाइन एग्जाम के लिए आपको पेन की जरूरत होती है। और यहां पे ब्लू पेन नहीं चलेगा, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन लेके जाना है। और ब्लैक के अंदर भी जेल पेन वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगा, वहां पे सिर्फ आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। ओके, बॉल पेन लेके जाना वो आपको खुद लेके जाना, एग्जाम सेंटर से नहीं मिलेगा, इसके अंदर क्लियर कट अगलों ने मेंशन किया हुआ है। तो आप एक अच्छा चलने वाला, आप बिल्कुल ट्राई करिए 1-2 पेन को, जो बिल्कुल अच्छा चलने वाला पेन हो वो पेन वहां पे लेके जाए, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। और ऑफलाइन एग्जाम के अंदर कैसा होगा, इसके अंदर ओमार सीट पे आपको एग्जाम देना होगा, जिसके अंदर गोले काले करने होते हैं, पता है ना आपको। ओके, नेक्स्टली इसके बाद इसके अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। नेक्स्टली अपन बात करते हैं आगे, तो इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों, लेकिन अपन बात करेंगे कि जो नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है
या वो अपने को यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, 77 पेजेस की वैकेंसी जो रिलीज हुई है, इसका नोटिफिकेशन है। बट पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 13 तक जो अपनी जानकारियां हैं वो इसके अंदर अपने को मिल जाएगी। ओके, तो चलते हैं अपन आगे। ओके, ये हो गई, ये सभी चीजें हैं वो कॉमन है सभी के लिए। ओके, ग्रुप 5 के लिए जो एग्जाम होने वाली है, इस ग्रुप 5 के अंदर वो जो सभी वैकेंसियां आती है वो किसके अंदर आती है, कैटेगरी 3 के अंदर आती है, यानी 33 श्रेणी की जो वैकेंसीज है ये। ओके, नेक्स्टली इसके अंदर जो आपका पेपर होगा, जो पेपर का आयोजन होगा, इस पेपर के अंदर किस प्रकार के एमसीक्यू आएंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे आप देखिए पॉइंट नंबर 8 परीक्षा का आयोजन। इसके अंदर ऊपर कंडिका 7 में उल्लेखित सेवा समूह 5 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर संभाग या पद के लिए आयोजित की जाएगी। ओके, जिसके अंदर सीरियल नंबर 1 समूह 5 प्रश्न पत्र की जो संख्या होगी वो 1, यानी एक पेपर के अंदर कुल अंक होंगे 100, यानी 100 नंबर का एक पेपर होगा, जिसके अंदर 25 नंबर तो होगा वो नॉन सब्जेक्ट कंटेंट रहेगा और 75 जो नंबर का होगा वो आपका सब्जेक्ट का कंटेंट रहेगा। यानी सीधे शब्दों में अपन बात करें तो आप जब नर्सिंग कैंडिडेट है तो नर्सिंग का 75% क्वेश्चन आएंगे इसमें, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नर्सिंग सिलेबस में से होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे वो नॉन ट्रेड होंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज जिसको अपन सामान्य ज्ञान बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस। ये 5 तरह की चीजें हैं जो इस 25 नंबर के अंदर पूछी जाएगी आपसे। ओके, तो पेपर का कंटेंट हो गया, 100 क्वेश्चन आएंगे, सब चीजें क्लियर है। आयु सीमा, इसके अंदर जो भी मध्य प्रदेश की निवासी है और जो किसी न किसी रिजर्वेशन की कैटेगरीज में आते हैं उन सभी कैंडिडेट को अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग आयु छूट का या फिर आयु सीमा के अंदर कुछ छूट देने का एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन जब भी किसी कैंडिडेट को दिया जाता है तो वहां पे एक अंतिम तिथि होती है जिस तिथि को लेके वो सब चीजें निर्धारित की जाती है, जो कि 1 जनवरी 2024 है। 1 जनवरी 2024 इस डेट के हिसाब से आयु काउंट की जाएगी। ओके, और उसके अंदर क्राइटेरिया में आता है तो वो ही कैंडिडेट होंगे जो कि उसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ओके, नेक्स्टली आयु सीमा के अंदर छूट हो गई है अपनी 9.5। अच्छा, जो मध्य प्रदेश के कुछ स्थायी निवासी है उनको स्पेशल प्रोत्साहन का भी यहाँ पे कुछ प्रावधान है, जैसे कुछ अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको या फिर विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, इस तरह के अंतरजातीय जो विवाह प्रोत्साहन योजना है इनके अंतर्गत कुछ अलग प्रकार के स्पेशल छूट है, या फिर जो खेल खिलाड़ी वाले हैं, जैसे कोई खेल से सम्मानित हुए हैं जिनको विक्रम पुरस्कार वगैरह मिला हुआ है, उन लोगों को इसके अंदर स्पेशल छूट का भी प्रावधान है। ओके, तो इसके बारे में भी कुछ चीजें उल्लेखित है जिनको आप थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्टली ये अपने लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, पर आवेदन प्रस्तुत कैसे करना है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति द्वारा भरेंगे, किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो, आवेदन पत्र कैसे भरना, आपको ऑनलाइन भरना है, एग्जाम कैसे लगेगी, ऑफलाइन लगेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 10 में दिया हुआ है, अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा, वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा। इसके अंदर आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप प्राथमिकता भी दे सकते हैं कि सबसे पहले मुझे कौन सा एग्जाम चाहिए। ओके, मंडल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना, वो किस किस टाइम सूची जारी करेगा वो इसके अंदर आराम से उल्लेखित है, जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 के अंदर नियुक्ति के लिए मंडल की अनुशंसाएं क्या रहेगी, वो सब चीजें हैं। जो अंतिम सूची निकालेंगे तो वो किस आधार पर निकालेंगे इसके बारे में है। ओके, और ये रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है आपके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किस तरीके से रहेगा वो सब चीजें हैं। आरक्षण किस हिसाब से मिलेगा, जैसे यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है, पहली बात तो आउट स्टेट वालों को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, वो सारे के सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होंगे। बट आप एमपी के हैं तो अनुसूचित जनजाति के लोगों को 20% आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लोगों को 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, जो कि माननीय न्यायालय के निर्माणाधीन है। ओके, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे उनको 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्टली
अपन बात करते हैं, संविदा जो कर्मी है उनके लिए भी एक स्पेशल छूट का प्रावधान है, उनके लिए भी एक स्पेशल रूप से रिजर्वेशन है जो कि इसके अंदर उल्लेखित है। आप इन पॉइंट्स को वन बाय वन थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आवेदन शुल्क के बारे में दोस्तों अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके। बट जो रिजर्वेशन वाले जो कैंडिडेट है उनको आवेदन शुल्क वापस मिलने का भी इसमें कुछ प्रावधान है। तो उसके लिए एक फॉर्म दिया हुआ है इसी पीडीएफ के अंदर, सबसे नीचे ही नीचे उस फॉर्म को भर के आपको सबमिट कराना है, ओके। दोस्तों इस एग्जाम के अंदर जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उनको एक यात्रा भत्ता भी दिया जाता है, उसका भी एक इसके अंदर फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर के आपको सबमिट करवाना है, ओके। इसके जो एग्जाम के जो सेंटर है वो फॉर्म भरने वाले जो कैंडिडेट होंगे, यानी कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके हिसाब से इसका एग्जाम सेंटर का जो है वो डिसाइड किया जाएगा किस किस सिटी के अंदर होगा। हालांकि जो मेन सिटी है जैसे भोपाल, इंदौर, बालाघाट, उज्जैन, या फिर बोल सकते हैं कि इस तरह से जो बड़ी बड़ी सिटीज है एमपी के अंदर, उन सभी सिटीज के अंदर तो एग्जाम होगा। बट एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा सेंटर भी हो सकते हैं यदि कैंडिडेट ज्यादा हुए तो, ओके। नेक्स्टली अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति, ये सब चीजों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेक किया जाएगा, ओके। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म या तो कंप्लीट नहीं है या फिर दूसरी चीज उसके अंदर क्लियरली किसी चीजों के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है या फिर उस फॉर्म की फीस पे नहीं की हुई है, उस कंडीशन में मंडल के द्वारा उन सभी फॉर्म को स्थगित कर दिया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जा सकेगा, ओके। ये भी इसके अंदर दिया हुआ है, ओके। यदि कोई आरक्षण के लिए दावेदार है तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे कुछ उसके लिए सक्षम जो अधिकारी है उनके द्वारा बने हुए रिजर्वेशन के जो प्रमाण पत्र है वो वहां पे प्रस्तुत करने पड़ेंगे, इसीलिए या फिर बोल सकते हैं कि प्रस्तुत करने के बाद ही उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा, ओके। अदरवाइज कोई रिजर्वेशन की कैटेगरी से फॉर्म भर देता है और फिर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कोई प्रमाण पत्र वहां पे उपलब्ध नहीं करा पाता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो उस कंडीशन के अंदर भी उसकी पात्रता को निरस्त किया जा सकता है, ओके। नेक्स्टली इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, जो पोस्टें हैं वो पोस्टों के जो पद कोड है वो क्या रहेंगे, जैसे नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है अपन सिर्फ उनकी बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के जो पद कोड होंगे वो 29, 34, 35 और 42 ये पद कोड होंगे जिनकी पद संख्या 55 है। यानी टोटल जो नर्सिंग से रिलेटेड जो वैकेंसी की जो पोस्टें हैं वो 55 है दोस्तों। इसका जो प्रश्न पत्र का जो कोड होगा वो ए होगा, ओके। यहां पे टोटल ओ तक हो रहे हैं, यानी 15 पोस्टें, 15 टाइप के पेपर होने वाले हैं। इसके अंदर 15 तरह के पेपर होंगे जिनमें से जो सबसे पहला पेपर है वो नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स का है जिसके अंदर टोटल 55 पोस्टें हैं। और यहां पे अपन बात करें सबसे ज्यादा पोस्टें यदि किसी की है तो वो ओटी टेक्नीशियन की है, यानी सॉरी ओटी टेक्नीशियन की नहीं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर टेक्नीशियन असिस्टेंट या फिर लैब टेक्नीशियन या फिर लैब असिस्टेंट, इनकी सबसे ज्यादा पोस्ट है 323 पोस्ट है, ओके, जिनकी प्रश्न पत्र कोड सी होने वाला है, ओके। तो अपन नेक्स्टली बात करते हैं, ओके। अच्छा, कहां कहां पे कितनी पोस्टें हैं जिनको अपन इस तालिका के हिसाब से समझ सकते हैं, यानी श्रेणीवार यहां पे उपलब्ध कराए गए हैं कि कहां पे जो पोस्टें है वो कितनी होगी। जैसे अपन ने नर्सिंग की बात की तो 55 पोस्टें हैं, तो 55 पोस्टें कहां कहां पे होगी दोस्तों, जैसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर है, उनके लिए नर्सिंग ऑफिसर की जैसे 2 पोस्टें हैं। वैसे श्रेणीवार इसके अंदर सब जगह के लिए अलग अलग दिया हुआ है। और अपन बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी पोस्टें हैं, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर है वहां पे 37 पोस्टें हैं, ओके। या फिर बोल सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की जो दिव्यांगजनों की जो वैकेंसी है वो 13 पोस्टें हैं, कहां पे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैटेगरी वाइज इनको डिटेल से अलग अलग दिया हुआ है, जहां से आप इस सारणी को पढ़ सकते हैं और यहां से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग तरीके से इनको आप समझ सकते हैं, ओके। यहां पे अपन बात करें तो आरक्षण यानी किस स्थान पे किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। जैसे अपन ने बात की इसकी 37 पोस्टें थी, तो उनमें से जनरल कितनी है, ओबीसी कितनी है, इस तरीके से यहाँ पे डिटेल वाइज दिया हुआ है जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, ओके। जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आ गई, ओके, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की आ गई, ऐसे सभी के अलग अलग पोस्टें दी हुई है दोस्तों। ये 77 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसको अपन डिटेल से एक एक चीज पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे तो अपनी जो नर्सिंग की चीजें हैं उनको छांटना भी थोड़ा मुश्किल हो रखा है, जिनको मैं एक शॉर्ट वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्टली निकाल रहा हूं, जिसको आप नोटिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके।
ओके, 33 पेज नंबर पे था वैसे नर्सिंग का कुछ। ओके ओके ओके, जैसे यहां पे था ना, आपको मैंने बताया था कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर के अंदर नर्सिंग की कुछ वैकेंसीज है, जिसके अंदर इसके अंदर कुछ पोस्ट इसकी है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की 2 पोस्टें है यहाँ पे, जिनमें से अपन बात करते हैं तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, और टोटल जो 2 ही पोस्ट है इसके अंदर दिव्यांगजनों के लिए है वो 1 पोस्ट है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पोस्टें हैं, कहीं पे 37 है, कहीं पे 22 है, इस प्रकार से जैसे 37 पोस्ट है यहाँ पे, जिनका पद कोड जो 34 है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जिनमें से कार्यपालक ये केवल सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों। ओके, जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए पोस्टें हैं वो 11 है टोटल, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 7 है, टोटल 37 पोस्टें है। ओके, इस प्रकार से इसके अंदर 15 से ज्यादा पोस्टें है दोस्तों। ओके, 15 से ज्यादा तो एग्जाम ही होंगे, हालांकि पोस्टें तो और भी ज्यादा है। ओके, इनका एक तरह से कमांड एग्जाम होगा, 2 ही शिफ्ट के अंदर सबका एग्जाम करवा दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस करते हैं अपन, ये कुछ अदर टाइप की पोस्टें हैं उनके बारे में बताया गया है। ओके, परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या क्या रहेगी। ओके, बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास ब्लैक बॉल पॉइंट होना चाहिए, यानी काले कलर का ही आपका पेन होना चाहिए, आपका फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, इस प्रकार का एक आईडी कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर आपकी फोटो हो, जैसे आधार कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे नहीं है, मैं आपको कुछ सिलेबस वगैरह के बारे में और बता रहा हूं। ओके, यहां पे अपन बात करते हैं तो नेक्स्टली, ओके, ये सब चीजें एग्जाम के बारे में बताया हुआ है, और वो उन पोस्टों के बारे में बताया गया है जिन पोस्टों का आपका ज्यादा लेना देना नहीं है, अपन नर्सिंग की पोस्टों के लिए ज्यादा बात कर रहे हैं यहां पे। ओके, अच्छा, आवेदन भरने की समयावधि के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखो यहाँ पे 3.33 के ऊपर लिखा हुआ है कि आपके जो फॉर्म भरने की जो डेट होगी उसके अंदर आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा यहाँ पे, और जो उसको एडिट करने का टाइम है या फिर संशोधन का जो टाइम है उसके लिए आपको 20 दिन का टाइम दिया गया है। ओके, 2 शिफ्ट में पेपर होगा, जिसके अंदर 100 नंबर का पेपर होगा, 500 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 250 रुपीज रिजर्व कैटेगरी के लिए चार्जेस रहेगा। ओके, जिसके अंदर एक मैंने बताया था आपको कि कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60 रुपए का चार्ज लगेगा, और कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20 रुपए का ही चार्ज लगेगा इसके अंदर। ओके, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, ऑनलाइन परीक्षा हेतु जो संभावित परीक्षा शहर है, यानी जहां पे एग्जाम होगी, संभावित रूप से वो 13 है, इसके अलावा और भी सेंटर है वो हो सकते हैं, पर जैसे बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये 13 सेंटर है, वो तो होंगे ही होंगे, बट यदि कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो एग्जाम सेंटर है वो बढ़ाए भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्टली पेपर में क्या आएगा वो आपको बता ही दिया था कि 25 नंबर का तो क्या आएगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, और जो आपके नर्सिंग के हैं वो 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी ट्रेड के, तकनीकी ट्रेड उसी को बोला जाता है। यदि आपके सिलेबस की बात करें तो अपन सिर्फ नर्सिंग के सिलेबस की बात करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के पद हेतु यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट है आपके लिए, एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, एक स्टाफ नर्स की पोस्ट है। उनके लिए अपन बात करें तो क्या पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड यानी ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग यानी ओबीजी हो गया, साइकेट्रिक हो गया, रिसर्च मैनेजमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ऑल ओवर अपन बात करते हैं तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया। तो टोटल नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाएंगे। ओके, इसके अलावा अदर चीजों के लिए यहां पे पूछा गया है। नेक्स्टली अपन बात करें अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो तो ये सभी का सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों नीचे। ओके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको किसी भी प्रकार का भुगतान वापस लेना है, जैसे यात्रा भत्ता या फिर कोई फॉर्म भरने की फीस रिटर्न लेनी है, तो उस कंडीशन में इस फॉर्म को भर के
जो यहाँ पे प्रारूप दिया हुआ प्रारूप 1, इसको भर के आपको जमा करवाना है। या फिर यहां पे आप किसी स्पेशल समुदाय से आते हैं, जैसे बेगा सरिया या फिर भारिया जनजाति के लोग हैं आप, तो उस कंडीशन में आपको स्पेशल छूट का भी प्रावधान है, इसलिए आपको ऑफलाइन भी इस प्रारूप को भर के जमा करवाना है। ओके, इस फॉर्म को भर के आपको जमा करवाना है वहां पे, जो प्रारूप 2 है। यहाँ पे 2 प्रारूप दिए हुए हैं, आपको किसी भी प्रकार का फंड रिटर्न लेने के लिए प्रारूप 1 देना है, और आप बेगा सरिया या फिर भारिया जनजाति के लोग हैं या फिर जनजाति के कैंडिडेट है, तो उस कंडीशन में आपको प्रारूप 2 भर के वहां पे जमा करवाना है। ओके, तो दोस्तों वैसे ही नोटिफिकेशन बहुत बड़ा था, पर इसके लिए संक्षिप्त में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें आपके लिए हो सकती थी, उन सभी चीजों को मैंने आपको डिटेल से बताया है। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। ओके, और समझ में आई है तो आप और लोगों को भी बताइएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।